दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम मानसून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत मानसून अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से? अरबी, स्पेनिश, हिंदी या आंग्ल भाषा? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, अरबी भाषा से। दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से होता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। कथन ये सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही ये मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। इस प्रकार यह दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो तथ्य हैं। यहाँ पर आप देखिए, शीतकालीन वर्षा, दाब, वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या या माध्य ताप। तो यहाँ पर ये जो वितरण दिया गया है ये किसके संदर्भ में है? तो आप देखिए दोस्तों, ये दी गई रेखाएं जो दर्शाती हैं ये माध्य ताप को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इस मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि ये रेखाएं समताप रेखाएं हैं, यानी मानचित्र माध्य ताप को दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा यानी ए और उससे संबंधित तर्क या कारण यानी आर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। अभिकथन या दावा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। कारण है, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह बिल्कुल सही है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, ये सही नहीं है। तो ए सही और आर गलत है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? तो सही उत्तर केरल में। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रारंभ जो है ये भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह? तो सही उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से जो है ये दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है
और आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आप जानते भी होंगे कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम पवन, दक्षिण पूर्व पवन, उत्तर पूर्व पवन या उत्तर पश्चिम पवन। तो सही उत्तर दक्षिण पश्चिम पवन, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण क्या प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं। तो सही उत्तर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। सापेक्षिक आर्द्रता, नमी, सापेक्षित नमी प्रतिशत में यहाँ पर देखिए, और आर्द्र लंब तापमान। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है आप देख सकते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता जब 20 हो तो आर्द्र तापमान तीक्ष्ण होता है। सापेक्षिक आर्द्रता या नमी जब यहाँ पर 60-70 है, 80 है, तो जो है शीत और नम। और आप देखिए तापमान जब है यहाँ पर तापमान अधिक है वाहक के रूप में, और जब सापेक्षिक नमी बढ़ती है तापमान भी बढ़ता है, तो उमसी गर्मी जो इसमें पूछा गया है कि ये जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है, आपको बताना है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, भारत का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, भारत के मध्य केंद्रीय क्षेत्र या भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये जलवायु आरेख जलवायविक तत्वों को देखने से स्पष्ट है कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलवायु की विशिष्टताएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु। तो सही उत्तर आप जान लीजिए लेह, क्योंकि लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और ये भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है कितना डिग्री। तो आप जान लीजिए 21 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री या 15 डिग्री। तो सही उत्तर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए छायांकित भाग जो है इसके बारे में पूछा गया है कि ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र को जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है कितने कितने डिग्री के बीच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यवर्ती मध्य पश्चिमी भारत, मध्यवर्ती जो दक्षिणी पश्चिमी भारत है उसके बारे में जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर ये तापमान का वितरण जो है 25 डिग्री से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच यहाँ पर जुलाई माह के लिए माध्य तापमान होता है। तो याद रखिएगा जो छायांकित क्षेत्र है ये जुलाई माह के लिए 25 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड माध्य तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो सही उत्तर राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में, क्योंकि मरुस्थली क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थली जलवायु की विशेषताओं में से एक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है और यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है और दैनिक तापांतर मरुस्थली जलवायु की विशेषताओं में से एक है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने हैं
ये आप जान लीजिए अक्टूबर से दिसंबर माह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए अक्टूबर से दिसंबर माह, लेकिन यहाँ पर विकल्प आप देखिए नवंबर दिसंबर हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर माह में के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा क्षेत्र, तमिलनाडु में सक्रिय होता है और यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। और उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है आपको बताना है। तो उत्तर है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। दोस्तों, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और शेष 6 मास तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। और इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से, इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाएं हैं। तापीय संकल्पना यानी मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण है, यानी इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है, और इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कोट के आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, दक्षिण भारत में मानसून की अपेक्षा या दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इस प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल या आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है, तो ये आपका सही नहीं है। और आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो केवल और केवल ऑप्शन 2 आपका सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म और ठंडा हो जाता है। तो कथन एक गलत है, ये परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो कथन 2 सही है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है।
ऑप्शन है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। तो सही उत्तर ऊंचाई में भिन्नता। दोस्तों अमृतसर 31 डिग्री 29 मिनट और से 32 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और शिमला 30 डिग्री 45 मिनट से 31 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता या अंतर का होना है। देखिए अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आ जाती है, इस कारण ऐसा तापमान में अंतर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आर्द्र दक्षिण पूर्व। दोस्तों भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु प्रदेशों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, ओडिशा का पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उपार्द्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपार्द्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है, और उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर छत्तीसगढ़ बेसिन दोस्तों ये अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। आप जान लीजिए कि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है, और दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर के मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कूट के आधार पर आपको बताना है। अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना और तेजपुर। तो याद रखिएगा कोच्चि और तेजपुर में। कोच्चि केरल में, तेजपुर असम में है। आप देखिए दोस्तों कोच्चि और तेजपुर में आप देख सकते हैं कि अधिक आर्द्र जलवायु होती है, वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2021 में कोच्चि में 3931.9 मिलीमीटर, एर्नाकुलम में और अहमदाबाद में 598.8 मिलीमीटर, लुधियाना में 724.7 मिलीमीटर और तेजपुर में 1402.7 मिलीमीटर सोनीतपुर में वर्षा हुई थी। तो कोच्चि और तेजपुर में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, और यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, इसलिए आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है कैसे। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो सही उत्तर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। आप देख सकते हैं उत्तरी भारत भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, और मानसून के लौटने के साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, और दिए गए कूट के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। पहला है, पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। ये आपका सही नहीं है। और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र वायु संहतियाँ या माइस्ट एयर मॉसेज पछुआ पौने के भाग हैं। तो सही है, केवल और केवल 2 सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए एक सामान्यतः 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पौने चलती हैं।
उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं, वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ITCZ या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय या भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है, इसलिए विकल्प डी जो है भूमध्य रेखा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन से तत्व या कौन से कारक उत्तरदायी हैं। 3 यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कारक उत्तरदायी हैं। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति बिल्कुल सही है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर हैं, सही नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, तो यहाँ पर केवल एक सही होगा। राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? ये कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। दोस्तों आप जान लीजिए, मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, और इस लू के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति के लिए उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है जो अपने साथ धूल भरी आंधियाँ लाती है। इसलिए कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। और अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, इसलिए मानसून पवन सीधी निकल जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसके कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन है, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार हवाएं शुष्क होती हैं, और चौथा है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कारण यहाँ पे दिए गए हैं, पहले तो मैंने इनको सही किया था, लेकिन जो एक्चुअल कारण है राजस्थान में कम वर्षा का वो ऑप्शन डी है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिलता है। दोस्तों राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिलती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, इसलिए मानसूनी पवन सीधे निकल जाती है और ये किसी अवरोध से टकराकर वर्षा नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत और वर्षा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आता है वसंत ऋतु, आप जानते हैं जनवरी में, वसंत ऋतु जनवरी फरवरी में आता है। उसके बाद आपका आएगा ग्रीष्म ऋतु, फिर क्या आएगा? फिर आप जानिए वर्षा और फिर शरद। तो सही उत्तर 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4, 1। तो NCERT के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। वसंत ऋतु चैत बैसाख, ग्रीष्म जेठ आषाढ़, वर्षा सावन भादो, शरद अश्विन कार्तिक, हेमंत मार्गशीर्ष और पौष, और शिशिर माघ और फागुन में आता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? AMW, AS, CWG या AW। तो सही उत्तर CWG। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु होता है।
जलवायु उनसे संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपर्युक्त वर्णन है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु मानसून सवाना, या शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो सही उत्तर CWG या शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का वर्णन शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु करता है। जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में भारत के भूगोल के अंतर्गत जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।